नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसे लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, डाकिये से तो आप सभी परिचित होंगे, यानी पोस्टमैन। चाहे वो भारत हो या कोई और देश हो, सब जगह आज भी घरों में पोस्टमैन का यानी डाकिये का इंतजार होता ही है। समय बदलने के साथ साथ डाकिये की डाक के रूप में भी बदलाव आते गए, लेकिन डाकियों की अहमियत आज भी बनी हुई है। चाहे वो गांव में जाएं या फिर शहरों में, आज भी लोग उनका इंतजार अवश्य करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव आता गया। जिस तरह से तकनीक का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, हम लोगों के लेखन में भी बदलाव आते चले गए। पत्रों की जगह धीरे धीरे टेलीग्राम ने, ईमेल ने, एसएमएस इत्यादि ने लेनी शुरू कर दी। लेकिन क्या आज चिट्ठियों की अहमियत वाकई खत्म हो गई है? आइए जानते हैं इस पाठ के द्वारा। पत्रों की दुनिया भी अजीब व गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिक साधन भी नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है? तो यहां लेखक ने कहा है कि जो पत्र हैं वो भी अनोखे होते हैं, क्योंकि जितने भी साधन आज आ गए हैं, फिर भी जो पत्र का संतोष है, यानी जो पत्र पढ़ने वाले को पत्र पढ़ने में मजा आता है, वो शायद उतना एसएमएस में या एमएमएस पढ़ने में नहीं आता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो लेखक का कहना है कि पत्रों के माध्यम से बड़े बड़े नेता हों, चाहे साहित्यकार हों या कलाकार हों, सबने अनेक पत्रों के द्वारा बहुत सारी घटनाओं को जन्म दिया है। आज अगर हम साहित्य को उठाकर देखें या इतिहास को उठाकर देखें, तो बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जिनके कारण पूरी घटनाएं बदल गई हैं। तो पत्र अपनी अहम भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। यानी पत्र चाहे कैसा भी हो, चाहे उसके अनेक नाम हो, लेकिन है तो पत्र ही। पत्र में लोग अपने मन के भावों को लिखते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रख सकते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी हम पत्रों में अपनी यादों को तो रखते ही हैं, चाहे वो हमारे माता पिता की हों, सगे संबंधियों की हों या फिर मित्रों की हों। और पत्र लिखना एक बहुत कला होती है। अच्छा पत्र लिखना बहुत कम लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि दुनिया में न जाने कितने करोड़ों पत्र अपने ठिकानों को, यानी अब जहां उन्हें पहुंचना है वहां तक पहुंच ही जाते हैं। भारत अकेले में ही, यानी अपने देश में ही लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां हर रोज डाक में डाली जाती हैं। इससे पता चलता है कि पत्र कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक का संचार साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, फिर रेलवे और तार ने भारी बदलाव लिया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, ये सब दुनिया को बदल रहे हैं। यानी समय के साथ साथ कितने बदलाव आए। जहां पहले घोड़ों के द्वारा भागते हुए पहुंचते थे हरकारे, यानी कि संदेशवाहक, उसके बाद पहियों के आ जाने से उसमें और तेजी आ गई। फिर रेलवे आया, रेल के द्वारा डाक जाने लगी और धीरे धीरे जो तार था, यानी टेलीग्राम था, उसने भी बहुत जल्दी संदेश पहुंचाना शुरू किया। और अब आधुनिक समय में टेलीफोन, वायरलेस और रेडार जल्दी से दुनिया की गति को बदल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया।
डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन के विषय को भी शामिल किया गया। यानी धीरे धीरे समय के साथ साथ पत्र लेखन को एक आर्ट के रूप में, कला के रूप में देखा जाने लगा और स्कूल में भी इसे पाठ्यक्रमों में शामिल कर लिया गया। आज आप जो पत्र लिखते हैं वो उसी का ही रूप है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया। तो यानी कि जो डाक विभाग है, पूरे विश्व का जो है विश्व डाक विभाग, उसने भी तैयारी की। उसने 16 वर्ष तक की, यानी उससे कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और ये आयोजन शुरू हुआ सन 1972 से। ये सही है कि खास तौर पर शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज से विकास होने और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मतलब कि शहरों में जिस तरह से संचार साधन बढ़े हैं, तरह तरह के नए आधुनिक संचार साधन आ गए हैं, इससे पत्रों की जो गति है, उनका आना जाना है, वो कम तो हुआ है, परंतु देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चलती है। यानी गांव में आज भी लोग चिट्ठियों का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि गांव से सैकड़ों लोग नौकरी की तलाश में शहरों में आते हैं। वो शहरों से अपने अता पता, अपने सारे हालचाल चिट्ठियों के माध्यम से अपने घरों तक पहुंचाते हैं। तो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका तो है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी कि हम अपने फोन पर या फिर मोबाइल पर, ईमेल पर अपने हालचाल भेज देते हैं, लेकिन आज भी जो व्यापारिक डाक है, यानी जो व्यापार के लिए पत्र भेजे जाते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी कि जो प्रोफेशनल मैटर्स हैं वो भी आज भी डाक के द्वारा ही समझाए जाते हैं, सुलझाए जाते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो, ना लिखवाया हो, या फिर पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। यानी इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी ना तो खुद पत्र लिखा हो, ना किसी से लिखवाया हो, ना ही किसी पत्र की कभी प्रतीक्षा की हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने घर से दूर रहकर देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो घर से संदेशा आने का उनको हमेशा इंतजार रहता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी को घटा दिया है। यानी जिस गति से हमारे आने जाने के साधन बढ़ते चले गए, उसी गति से हमारे पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना भी शुरू हो गया। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय होती हैं। यानी आज भी बहुत सारे साधन आ जाने पर भी ऐसे लोग हैं जो अपने अपने पूर्वजों की, पुरखों की चिट्ठियों को बड़े संभाल कर रखते हैं। या फिर बहुत बड़े जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, चाहे वो लेखक हों, कवि हों या फिर सन्यासी, किसान इत्यादि हों, उनकी जो रचनाएं हैं जो पत्रों के रूप में हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है, अनुसंधान किया जाता है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम कैसे लिख जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी कि कितने महत्वपूर्ण पत्र हैं ये आप ही जानते होंगे। पंडित नेहरू के जो पत्र हैं अपनी पुत्री के नाम, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। अब यह बात होती है कि इतने ज्यादा आधुनिक संचार के साधन आने पर भी
आज भी हम पत्रों को ही संभाल कर रख पाते हैं, क्योंकि फोन में इतनी जगह नहीं होती कि हम सभी संदेशों को, मैसेजेस को संभाल कर रख सकें। और बहुत सी महान हस्तियां हैं जो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनकी यादगार क्या है? उनके द्वारा लिखे गए पत्र। इतनी स्पीड से मैसेजेस हमारे पास आते हैं कि इनमें से कितनों को सहेज कर रखना अब मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि बहुत स्पीड से, गति से ये मैसेजेस हमारे पास पहुंचते हैं, इसलिए हम इन्हें जल्दी जल्दी संभाल कर रख नहीं पाते, क्योंकि हमारे फोन में उतनी जगह नहीं होती है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वो आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। यानी जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय यहाँ पर रहे रहे अंग्रेज अफसर यहाँ के सारे हालचाल पत्रों के द्वारा अपने परिवारजनों को भेजा करते थे, जिन्होंने आगे चलकर एक पुस्तक का रूप लिया। तो उससे पता चला कि जो संग्राम यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, वो कितनी ज्यादा मजबूत थी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे, और वे जहां भी रहते थे वे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था, क्योंकि ये इतने प्रसिद्ध थे कि पूरे देश में सबको पता होता था कि ये किस समय कहां पर होंगे, इसलिए इनके पत्र यहां तक पहुंचा दिए जाते थे, चाहे ये देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। यानी वे कभी ऐसा नहीं करते थे कि पत्र आया, पढ़ा और उसे छोड़ दिया, तुरंत उसका जवाब लिखकर भी पहुंचा देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, तो वे बाहिने हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। यानी कि इतने प्रसिद्ध थे उस समय के सभी आंदोलनकारी कि उनके पत्र आज भी हम गांव में लोगों के पास से पा सकते हैं, जहां पर भी जाकर रुकते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर भी कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, उनके द्वारा जो पत्र लोगों को भेजे गए थे, वो उनकी यादगार के रूप में लोगों ने फ्रेम कराकर फोटोज की तरह रखे हुए हैं। और बहुत सारे पत्र कई भाषाओं में, कई पुस्तकों के रूप में भी छापे जा चुके हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी इन सभी प्रसिद्ध हस्तियों के पत्र आपको पुस्तकों के रूप में अवश्य मिल सकते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद के साथ साथ अगर आप देखें तो पंडित नेहरू, गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी के पत्र हमें बहुत प्रेरणा देने वाले हैं। उनमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई होती थीं। कहा जाता है कि प्रेमचंद, जो कि साहित्यकार के बहुत जाने माने लेखक रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अनोखी हैं। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास पत्र पहुंचता था तो वे उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनकी कहानियां, उपन्यास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो जो नए रचनाकार होते थे, जो नए लेखक होते थे, उन्हें भी वो प्रेरित करते थे कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल क्यों है डाक विभाग की? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए
इसकी एक खास वजह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी और पत्र की हैसियत बरकरार है। मतलब चाहे कितने भी टेलीफोन आ जाएं, आपके पास ईमेल हो, कुछ भी हो, लेकिन आज भी हर घर को जोड़ने का काम यही पत्र करता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोंपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ी लोग, समुद्री तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ठाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। लेखक का कहना है कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे पहाड़ों पर रहता हो, चाहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान में रहने वाले, बंजर धरती पर रहने वाले लोग हों, सभी को खतों का इंतजार आज भी होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। मतलब आज केवल डाकघर खतों तक ही सीमित नहीं रह गया। वो केवल पत्र ही यहां से वहां नहीं पहुंचाता, बल्कि बहुत सी चीजों के लिए भी लोगों को अपने से जोड़ रहा है। चाहे तो वो पैसे जमा करने हो या फिर कोई पार्सल भेजना हो, इन सब के लिए भी डाकघरों का प्रयोग किया जाता है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे गांव में बसे हुए लोग शहरों में नौकरी के लिए आते हैं। वो अपने परिवारों तक पैसे पहुंचाने के लिए मनी ऑर्डर का सहारा लेते हैं। और ये मनी ऑर्डर लेकर कौन पहुंचता है? डाकिया। तो वो एक देवदूत के रूप में पूजा जाता है। लोग उसकी इसी प्रकार से प्रतीक्षा करते हैं जिसे किसी देवदूत की जाती है, और उसकी उसी प्रकार से इज्जत भी होती है। तो आप जान गए होंगे कि इस आधुनिक युग में, जबकि हमारे पास मोबाइल्स हैं, हम एसएमएस करते हैं, हम लोग टेलीग्राम का प्रयोग करते हैं या फिर ईमेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज भी चिट्ठियों की अहमियत बरकरार है। तो हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर तथा अन्य अभ्यास प्रश्नों के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।